अगर बंगाल जलेगा तो पूरा दिल्ली, बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश ये सब जलेगा। বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। ये पूरे इंडिया के लिए एक स्टेट वार्निंग है और इस वार्निंग को ममता बनर्जी ने कुछ ही दिनों पहले दिया है। और ये कोई जस्ट मामूली वार्निंग नहीं है। ममता बनर्जी जो कह रहे हैं वो असल में करने का क्षमता भी रखते हैं। She was ruthless. She was unforgiving. She was a dictator. She was here to bring hope. And she was here to bring a change. पिछले 13 सालों में ममता बनर्जी ने सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं पूरे इंडिया में एक इतना मिस्टीरियस फौज बनाया है जो कि इनके एक ही इशारे पे देश जाने को भी तैयार है। 2016 के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे इंडिया में 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन रह रहे हैं और ये बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं आसाम, दिल्ली, बिहार और यूपी में। और अगर आप नोटिस करोगे तो उन्होंने वार्निंग में मेनली इन्हीं स्टेट्स का नाम लिया है। लेकिन बांग्लादेशियों के साथ ममता बनर्जी का क्या लिंक है? बंगाल से आए दिन वीडियोस आते रहते हैं कि हजारों की तादाद में बांग्लादेशियों को वोट देने के लिए बुलाया जा रहा है और वहां की आम जनता को डरा धमका के उनसे जबरदस्ती टीएमसी को वोट्स दिलवाए जा रहे हैं। शाहीन बाग प्रोटेस्ट, एंटी सीएए प्रोटेस्ट, नो वायलेंस, जहांगीरपुरी राइट्स, इन सारे प्रोटेस्ट में बांग्लादेशी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे और 2019 के एंटी सीएए प्रोटेस्ट को मेनली ममता बनर्जी ही लीड कर रहे थे। 2017 के बाद से इंडिया में रहने वाले बांग्लादेशियों के लिए इनके हमदर्दी देख के आपको भी शायद लगेगा कि हाँ कोई तो है जो इन बेचारे बांग्लादेशियों के लिए कुछ सोचता है। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये जो बांग्लादेशियों के लिए इतना कुछ करता है वो खुद 2005 में संसद के अंदर सबके सामने रोते हुए कागज उछालते हैं ये कहते हुए कि पश्चिम बंगाल का एक सबसे बड़ा दिक्कत है बांग्लादेश से आए हुए लोग। वो लिटरली उस टाइम पे बांग्लादेश से आए हुए लोगों से नफरत करते थे। इंडिया में जो बांग्लादेशी रहते थे वो उनके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम था। और अब यहाँ पे 2 सोचने लायक बात है। पहला, जो बांग्लादेशी पहले इनके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम था वही बांग्लादेशी आज इनका हथियार कैसे बना। दूसरा, एक इतने छोटे से वार्निंग पे इंडिया को डर किस बात का? क्या सच में इंडिया को इस चीज़ से डरना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके ये वार्निंग जस्ट यूं ही फालतू में नहीं था? क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जो कुछ ही महीनों पहले बांग्लादेश में हुआ था? साल था 2004 और सेंट्रल पे यूपीए गवर्नमेंट था मनमोहन सिंह और उनके अगेंस्ट था एनडीए गवर्नमेंट। लेकिन मुझे विश्वास है कि कठिनाइयों को हल करने का लोकतांत्रिक तरीका निकाला जाएगा। तब साउथ कोलकाता से एनडीए कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए थे ममता बनर्जी और वो जीते भी थे और उनका ये जीता हुआ सीट पूरे वेस्ट बंगाल में इकलौता जीता हुआ सीट था एनडीए के पास। लेकिन एनडीए के ये कैंडिडेट बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासियों से बहुत परेशान था और उनको ये इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन का जो मुद्दा था वो बहुत सीरियस लगा था। इतना सीरियस कि जब संसद पे उनको इस मुद्दे को लेकर बोलने से रोका गया तब वो सबके सामने लोकसभा स्पीकर के ऊपर कागज उछालते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। और उस दिन के इंसिडेंट के बाद उनको ये समझ आया कि चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो या फिर एनडीए गवर्नमेंट, कोई भी उनके इस टॉपिक के ऊपर बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनके इतना कोशिश, इतना इमोशनल एक्शन सब बेकार है। तब वो एनडीए को टाटा गुड बाय बोल के खुद ही सीएम बनने निकल पड़े अपने एआईटीसी मतलब करंट टीएमसी को लेके। और उस इंसिडेंट के 6 साल बाद 20 मई 2011 को फाइनली वो वक्त आया जब ममता बनर्जी
सीएम बनने वाले थे। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি ধারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। अब देखो, मेनली जिस मुद्दे की वजह से उनके पास्ट में इतना सब कुछ हुआ है, अब उस मुद्दे को ही जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया था। और इस टाइम पर पूरे बंगाल को लग रहा था कि अब वेस्ट बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशियों का खैर नहीं। लेकिन बंगाल शायद एक बात भूल रहा था कि ये पॉलिटिक्स है। ममता जी के पावर में आते ही पूरा खेल ही बदल गया। जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन पहले पश्चिम बंगाल का प्रॉब्लम था, वो अब ममता जी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। और फिर उनके ऊपर बहुत से एलिगेशन लगने लगे कि वो बांग्लादेशियों की मदद से अपने वोटर बैंक को अपग्रेड कर रहे थे। वो वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशियों को शेल्टर दे रहे थे और उसके कुछ ही समय बाद वो बांग्लादेशियों के खिलाफ नहीं, बांग्लादेशियों के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन ऐसे घटना तो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही आम बात है। और रही बात इस रिसेंट वार्निंग का, तो फिर इतने एक छोटे वार्निंग से इंडिया को डर किस बात का, है ना? वेल, इस चीज़ से शायद आपको डरना चाहिए, लेकिन क्यों? रीज़न जानने के लिए हमें ज़्यादा नहीं, बस 4 महीने पीछे बांग्लादेश में जाना होगा। लगभग 4 महीने पहले मई 2024 में शेख हसीना ने अमेरिका पे 2 एलिगेशंस लगाए। पहला, अमेरिका शेख हसीना के पार्टी को 2024 के इलेक्शन में जिता देगा, बदले में बांग्लादेश को अपना सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका के नाम करना होगा। दूसरा एलिगेशन, यूएसए बांग्लादेश के नेशनल पार्टी अवामी लीग के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, जिससे उनके सरकार गिर जाए और उसके बाद यूएसए बांग्लादेश को तोड़कर एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश बनाना चाहता है। और शेख हसीना के स्टेटमेंट के कुछ ही दिनों बाद यूएस के एक टॉप डिप्लोमेट डोनाल्ड लू बांग्लादेश गए थे और उसके बस 2 महीने बाद बांग्लादेश का हालत कुछ ऐसा हुआ था। और डरने वाली बात यह है कि इंडिया में भी रिसेंटली कुछ ऐसा ही पैटर्न देखा गया है। रिसेंटली 26 अगस्त को कुछ यूएस डिप्लोमेट्स जम्मू एंड कश्मीर के एक्स सीएम उमर अब्दुल्ला से मिलने गए थे और कुछ दिनों पहले ही फार्मर्स प्रोटेस्ट के लीडर्स को यूएस ने अपने एम्बेसी में बुलाया चाय पीने में। और उसके पहले 12 अगस्त को यूएस कॉन्सल जनरल असाउद्दीन ओवैसी से मिलने गया था और इसके 1 महीने पहले कमला हैरिस राहुल गांधी के साथ वॉइस कॉल पे थे और 2 महीने पहले राहुल गांधी खुद व्हाइट हाउस गए थे। और इसे याद है डोनाल्ड लू, जो बांग्लादेश क्राइसिस से बस 2 महीने पहले ही बांग्लादेश गया था। इसी बंदे को इंडिया में भी इलेक्शन के वक्त देखा गया था। बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार गिरने से पहले कुछ यूएस ऑफिशियल्स को स्पॉट किया गया था एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के लीडर्स और ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ। और रिसेंटली कुछ महीनों से इंडिया में भी ये सेम पैटर्न दिख रहा है। अब ज़रा सोचो, अगर इस पैटर्न में ममता जी के कहे गए उन 4 स्टेट्स में रहने वाले इलीगल बांग्लादेशी भी शामिल हो जाए, तो फिर इंडिया दिक्कत में आ जाए। लेकिन अब सोचने लायक बात यह है कि बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में ऐसा क्या है जो अमेरिका उस एक छोटे से आइलैंड के लिए एक पूरे सरकार को तबाह कर सकता है? क्या सेंट मार्टिन आइलैंड की मदद से अमेरिका इंडिया पे कंट्रोल पाना चाहता है, या फिर अमेरिका का और भी कुछ बड़ा प्लान है? क्या इस छोटे से आइलैंड के पीछे अमेरिका और इंडिया के साथ साथ चाइना और म्यांमार बर्मा भी इन्वॉल्व है? वेल, इस बारे में मुझे भी पता चलेगा पार्ट 2 में।